Hi everyone. Today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will cover some different questions between different ideas and different thoughts. All right. Hi everyone. My name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे। जहां भी होगे सही सलामत होगे और हमेशा की तरह देख रहे हो और सुन रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। ठीक है जी। तो आपसे बताना क्या चाहता हूँ मैं? आपसे ये सिखाना चाहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में अब तक का ये है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वगैरह ये सब बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, ठीक है? अब समय आ गया है कि मैं आपसे सिखाऊँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत सारे था, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बहुत सारे सोल्व किए, फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखा और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है? उसका ऑप्शंस वगैरह सब दिए जाएंगे कि क्या ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन बी में ये हो सकता है, सी है कि डी है, इस प्रकार से। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है? बट इसे सोल्व करना इतना भी इजी नहीं होता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बना सकता है जो चीजों को समझा हो, अच्छे से पढ़ लिया हो, उसको याद हो, उसी से बनेगा। सबसे ज्यादा समझा हुआ बढ़िया से तो ही बन पाएगा ये, ठीक है ना? अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अगर रट करके चीजें करोगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें तो आप टिक आउट कर दीजिएगा, बट ट्रस्ट में यकीन मानो, अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगेगा कि सही मार रहे हैं, लेकिन वो आप गलती करके चले जाओगे। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बट डोंट वरी, जो भी हमने पढ़ा है वो काफ़ी होता है इतनी सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए, ठीक है जी? तो इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं वन बाय वन। अभी मेरे साथ क्या कीजिए, इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम, चलो इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया? लॉक हो गया कीपैड का। एनी हाउ, चलो हम इससे काम चला लेते हैं। इसी से चलाना पड़ेगा काम। कीपैड जो है वहां से फिर जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। यानी अब देखिए, क्वेश्चन नंबर दैट इज द 84 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है जी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज। यानी कि भैया ये कुछ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसी जो हमारा भारत का है, जो चलाता है, वो कौन है इसमें से, ठीक है? जो क्या करता है, किसान भाई लोगों से अनाज को खरीदता है, ठीक है? और फिर उसको जमा करता है और पूरे भारत में यानी कि ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जिस भी कंट्री में हो रहा है, भारत की ही मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक? तो कौन सा वो एजेंसी है, उसका नाम बताइए जो इस प्रकार से काम करता है कि किसानों से खरीदता है, उसको स्टोर करता है और उसके बाद वो क्या करता है कि हर एक सिटी में, शहर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या है ऑप्शन ए में सीबीआई? सीबीआई नहीं ना, सीबीआई वाला छापा मारता है। एफबीआई, एफसीआई होगा? बोलो कि एफडीआई होगा? ऑब्वियसली एफसीआई होगा। क्यों? क्योंकि फूड कॉरपोरेशन, एफ से फूड, सी से कॉरपोरेशन, आई से इंडिया, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज द एफसीआई। सो एफसीआई जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तुम क्या करेगा, तुम मेरे साथ साथ टिकट लगाते चलिएगा, ठीक है ना? याद रहे मैं डबल टिकट करता हूँ क्योंकि सिंगल टिकट से मुझे मन नहीं भरता, ठीक है? तो चीजें समझिए। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है? ये कंप्लीट होता है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को तकलीफ नहीं? समझ वेरी। नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 85। अब 85 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आपसे पूछा गया। ओके, क्वेश्चन है जी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कोई प्रक्रिया जिससे अनवांटेड क्रॉप को, यानी कि खर पतवार, घास वगैरह ये सब को हटाने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निकौनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं निकौनी करना। इंग्लिश में बीडिंग होता है। द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। क्या कहा? द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि वही एक प्रकार से कहा कि रिमूवल ऑफ किसको कीजिएगा, बीड्स को हटा रहे हैं, तो ब्रीडिंग कहलाएगा। ये कहाँ से आ गया? बीडिंग कहलाएगा कि ट्रांसप्लांटिंग कहलाएगा कि हार्वेस्टिंग माने कटनी, ट्रांसप्लांटिंग माने
कि आपका जो क्रॉप्स है एक खेत से दूसरे खेत में, ब्रीडिंग कहाँ से हुई तो रिप्रोडक्शन जैसा, ये ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ब्रीडिंग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑब्वियसली यस। तो ब्रीडिंग में क्या करेगा, तुम टिक आउट कर लेगा, हर एक चीज लिखे हो ना, और जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे मेरे साथ काम करते हुए चलिए, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर दूंगा ना फिर, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसीलिए ख्याल कीजिए। तो 85 क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं हमारा। इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में ही चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप डियर कि तुम जो वो चीजों को समझ रहे हो और सीख पा रहे हो। आगे बढ़ सकता हूँ जी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, पोल्ट्री गिव्स अस, पोल्ट्री फार्मिंग का नाम सुना? तो पोल्ट्री जो है ये वो पोल्ट्री, दैट मीन्स एक प्रकार से बोल सकते हो कि मुर्गी पालन वगैरह सब, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें क्या देता है, अंडा। करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्स, कि कि मीट होगा, कि सी में मीट एज वेल एज एग, क्या होंगे करेक्ट आंसर, कि हनी होगा। शहद कहाँ से आ गया जी, है कि नहीं? तो हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मीट होएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो हमें अंडा तो मिल जाएगा, इसको में कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मुर्गी का काट करके मीट भी तो खा लेता है लोग। तो क्या मिला हमको, हमें मिल गया जा करके एग्स मिल गए और मीट भी मिल गया। मिला कि नहीं मिल गया? ऑब्वियसली यस, मिल गया। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई तकलीफ होगा तो भाई अभी बोलेगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। वो बोले तो मेरे से जरा सब तुम पहन करके आते हो तो हमें भी पहनना पड़ेगा, नहीं पहनेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। वो पहनने वाला ना गला में, हम्म, ठीक है। तो जस्ट वेट, इसे पहनना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। आप लोग पहनते हो तो पहन लेता हूँ आपका मान रखने के लिए। वैसे भी तिरंगा कलर शान है हमारे कंट्री का, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा कि मेरा कार्ड वगैरह जो है वही सब जो है वो चीजें मतलब कि कैसी दिखती है, ठीक है। बाकी खुद ख्याल क्या करो। ये गया मेरा चीज जो है वो पैक। आप लोग बताना कि ये जो मेरा डिजाइन है ये साइंस वायरस का, वो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है ना? मतलब कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक लग रहे हैं? याद दिला देते पहले, तो पहले सर पहन करके आधा तो लेक्चर हो गया नहीं। तो ठीक है ना जी, तो ये क्या होगा, मीट भी मिल जाता है और अंडा भी मिल जाता है हम लोगों को, तो मीट भी होगा और एज वेल एज एग्स भी होंगे, इसीलिए हमने इसको टिक आउट किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है डी। चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोइंग सीड्स। यानी कि आपके सामने कुछ निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट में से आपको सेलेक्ट करके ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं बोल रहा है, किसके लिए, बीज बोने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी प्रश्न है, वो चलो देखते हैं पढ़ करके कि कौन सा सही नहीं बोल रहा है, कौन खराब बोल रहा है। ऑप्शन ए में है जी, ऑप्शन ए में है कि सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल, सीड को यानी कि प्रॉपर स्पेसिंग दे करके बोना चाहिए, तो ये सही बोल रहा है। कौन गलत बोल रहा है उसको टिक आउट लगाएंगे ना, क्योंकि वही पूछा है। दूसरा पढ़ते हैं कि सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, हाँ सही बात है कि गहराई में थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उसको बोना चाहिए। सीड शुड बी सोन इन ड्राई सॉइल, ये बुड़बक ने तो बोल दिया। अब सूखा मिट्टी में कैसे बीज को बो सकते हैं, गीला मिट्टी चाहिए, तो ये जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट, ये सही बोल रहा है। सीड को जो है वो ज्यादा गीला पानी में या फिर ज्यादा भीगा हुआ मिट्टी है उसमें पानी का भरपूर है तो उसमें बीज नहीं बनाते, ये सही बोला, ठीक। लेकिन कोई लड़का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जो सही है उसको टिक नहीं मारे, और जो जो सही नहीं है उसने उसको आपने टिक आउट किया, तो ये जो है वो क्या है,
इस क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ये सी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी पूछा है प्रश्न में क्या कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत बोल रहा है, खराब बोल रहा है बीज बोने के लिए। तो तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और डी जो सही बताता है सीड के बारे में। अब पूछा क्या है कि कौन गलत बता रहा है उसको पकड़ करके बताओ, है ना। तो ये गलत बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ड्राई सॉइल में सीड को बो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। तो ये गलत बोला ना। और पूछा क्या था प्रश्न कि कौन गलत बोल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा, राइट। चलो ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को सोल्व करने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following system of irrigation is preferred for the uneven land। यानी कि अनइवन लैंड के लिए कौन सा इरिगेशन है, ए, बी सी डी में से कौन सा इरिगेशन मेथड है, यानी कि जो तरीका है वो क्या है, वो सही है किसके लिए। तो अनइवन लैंड में कौन सा इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न है। तो बोलिए, बताइए कौन सा सही होगा। बोलो, क्या चैन पंप सही होगा, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सही होंगे, कि ड्रिप इरिगेशन सही होगा। देखो इतना तो सब कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही लाइन में मैंने बताया था कि अनइवन लैंड के लिए जो है वो सबसे बढ़िया ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, जो कि ये मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। इसीलिए ये सही नहीं होगा क्योंकि ये मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इरिगेशन तो ये भी है, तो ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ, मॉडर्न ही है होगा ये। स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन सिस्टम जो है वो करेक्ट होएगा किसके लिए, तो इसके लिए। अनइवन लैंड में कौन सा तरीका सही है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए वैसा सॉइल में, वैसा मिट्टी के लिए जहाँ का जो जमीन है वो अनइवन लैंड है। ठीक है, कोई लड़का हम पे गुस्सा कर रहा हो कि बार बार अनइवन लैंड बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं बता रहे कि अनइवन लैंड क्या हुआ। देखिए, अनइवन लैंड का अर्थ ये हुआ डियर कि जो हमारा मिट्टी है, जो हमारा सॉइल है वो ऊढ़ा खाबड़ा है कि नहीं। यानी कि ये जब फ्लाइट हो गया, इससे उठ गया, इससे एकदम जैसे तैसे टेपर्ड जैसा है कि नहीं, जैसे कहा तो चलन आवेगा में टेढ़। तो उसी प्रकार से ये टेढ़ जमीन ही है। तो टेढ़ ताड़ जमीन में जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट रहता है। पूछेगा कि कैसे, देखो ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो एक चेन की तरह इसे सामने लगाते हैं। तो सामने तो तब लगाएंगे ना जब सरफेस जो है वो फ्लैट रहेगा। अब टेढ़ा है तो बार बार पाइप को कैसे इसी से मोड़ेंगे, ऐसे से नहीं ले जा सकते पाइप को। क्यों? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो है वो क्या होता है, तो लोहा के पाइप रहते हैं सब। भूल गया, पढ़ा था ना। तो ये स्प्रिंकलर क्या होगा कि टेढ़ा रहे जमीन, चाहे गहरा रहे चाहे उड्ढा रहे, ये तो पानी ऊपर से इसे फुहारा की तरह छीटेगा भैया, तो हर एक जगह चल जाएगा। इसीलिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम में ऐसे होता है फुहारा टाइप का, इसीलिए ये बेस्ट है। और ड्रिप जो है वो वहां पर जाएगा, और बाकी ट्रेडिशनल का तो क्या ही करना, बताया हर एक चीज डिटेल में। ठीक है, तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है जी 88 का सी होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। अब 89 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 89 में जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते देखते हैं। द टू क्रॉप्स विच आर नॉट ग्रोन बाय सोविंग देयर सीड्स डायरेक्टली इनटू द सॉइल इन लार्ज फील्ड्स आर। ये पूछा क्या है, पूछा है, देखो ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पूछ दिया है। यानी कि प्रश्न आपसे तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जब आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से उसने सुना था क्लासरूम में, तो ये बन जाएगा आपसे। बट कोई नहीं, मैंने आपको पढ़ा दिया था बोले। सबसे पहले जानते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है जी कि देख रहे हो पीस दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है, चिलीज दिया हुआ है और मेस दिया हुआ है, जो क्रॉप का नाम है। पूछा है कि ये चारों क्रॉप का नाम, और ये चारों क्रॉप में से कौन सा दो गो ऐसा क्रॉप है, दो गो बोला है कि इसका मतलब, हाँ दो बोला है। द टू क्रॉप्स, ये चारों में से कौन सा ऐसे दो क्रॉप है जो क्या है कि हम उसको ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से ये पूछा, ठीक है। डायरेक्टली इनटू द सॉइल, डायरेक्टली इनटू द सॉइल का मतलब यही होता है कि हम जो है वो उसको उसको डायरेक्टली बीज को तो नहीं ला सकते, यानी कि
यानी कि हमें उसको क्या करना होएंगे, तो जस्ट लाइक ट्रांसप्लांटिंग वगैरह ऐसे, है ना। तो उसी प्रकार से तो नॉट ग्रोन बाय सोविंग देयर सीड्स डायरेक्टली इनटू द सॉइल इन लार्ज फील्ड्स, बड़े फील्ड में हम उसको जो है वो डायरेक्टली नहीं गाड़ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो वो जो है वो कौन सा होएगा, देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होएंगे, बुक्स वगैरह ये सब लाए हो, आई थिंक कि इसमें से जो है वो नॉट ग्रोन बाय सोविंग चिलीज डायरेक्टली इनटू द सॉइल, नॉट ग्रो, तो ये होगा ये टोमेटोस और ये चिलीज, यानी कि बी और सी। तो बी सी जो ऑप्शन है जो ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होएगा, तो देख लेना, ठीक है। बाकी वो बुक्स देखें, वो वाला बुक्स, हाँ वो लाए हो ना, लाइए चेक कर लेते हैं कि यही तो करेक्ट है ना, ठीक है। वही प्रश्न में ही यही पूछा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में है, क्वेश्चन नंबर 90 में है, देखिए द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड, कैसे ये नहीं समझा, ये क्वेश्चन नंबर 89 नहीं समझा, कैसे समझाऊं। जैसे कि देखो ट्रांसप्लांटिंग हमने आपको पढ़ा था, देखो ये लड़का नहीं समझा, हो सकता है आप भी नहीं समझा होगे, अच्छा से फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, अभी तो समझ ही जाओगे इस बार। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे से चलते हैं, एक बार बैकअप फ्लैश में लेकर चलो। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है डियर, ट्रांसप्लांटिंग जो है वो एक बार सीड को बो देते हैं, ठीक है। तो फिर सीड को बो देते हैं तो उसी से मोरी से धान नहीं होता है, उस मोरी को उखाड़ कर दूसरे में लगाना पड़ता है। पूछ रहा है क्या, पहले मोरी हुआ कैसे, जब डायरेक्टली बीजा को ना दिया यानी कि धान को डाल दिया तो हो गया ना, तो उसी बीज से डायरेक्टली क्रॉप नहीं हो सकता है। तो कौन प्लांट है वो हो गया टोमेटोस, क्यों, क्योंकि टोमेटो को भी पहले लगाना पड़ता है, फिर से उसको उखाड़ कर दोबारा लगाना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। और चिलीज यानी कि मिर्च वगैरह इसको भी ऐसे ही करना पड़ता है, बीज लगा दिए तो इसी से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि इसको कबाड़ के फिर से दूसरा फील्ड में लगाना पड़ेगा। अब पूछा है क्या, यही तो पूछा है कि कौन जो है वो बीचा से डायरेक्टली क्रॉप नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों को ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है ना। और इसका कुछ पीज में कुछ हुआ कि एक बार बीज को बो दीजिए तो इसी से क्रॉप हो जाएगा, अब समझ गया ना। चलो ठीक है, मतलब कि इतना तंग करके ऐसे करके आप लोग सीखोगे पढ़ोगे, बताओ 8 क्लास में चले गए बच्चे जैसे करते हैं, खैर कोई बात नहीं, नहीं आया पूछ रहा है, ठीक है। द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज इज, यानी कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है फल वगैरह इस सबको पटाने के लिए, पानी देने के लिए, ठीक है। तो कौन सा है, चेन पंप, इसमें से कहाँ से, इसमें तो पानी भरपूर जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें तो नहीं, मोट भी नहीं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। चीजों को समझ रहे हो ना, किसी को कोई तकलीफ कोई कंफ्यूजन की दिक्कत समस्या तो बोलेगा नहीं, वेरी गुड। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, आप हमसे ये पूछेगा कि क्यों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो बताया था कि इस प्रकार से पाइपलाइन रहता है हॉरिजॉन्टली, और इसमें से एक निकला हुआ रहता है पाइप, जो है वो डायरेक्टली जाता है कहाँ पे, तो वहां उसके जड़ के पास में, ठीक है। चीजें समझ रहे, तो ये बेस्ट है। लेकिन स्प्रिंकलर में क्या होगा, पानी सगरों चला जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, उसको फल पर भी चला जाएगा, उसको पत्ते पर भी चला जाएगा, हर एक जगह चला जाएगा, जो ठीक नहीं है। और बाकी ये चैन पैम्प और ये मोटर पुली का तो क्या ही कहना है ना। तो देखो मैं एक बार साइट हट जाता हूँ, आप ये हर एक चीज को देख लो, अच्छे से मिला लो, ताकि मैं कुछ और भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए तुरंत से। चलो जी, आपने नोट करने का प्रयास किया और आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया है, बोला था ना कि मैं मिटा दूंगा। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख लिया था, खैर कोई बात नहीं। देखो ये पहला पेज नंबर था, ये जो बताया ना, इसके पहले वाला जो बताया वो पेज नंबर 2 में था, उसको बताना चाहिए था पीछे और इसको बताना चाहिए था पहले, ठीक है। तो
कोई दिक्कत नहीं है, लिखे हो तो मिटाना नहीं है, काटना भी नहीं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब क्या करेगा, अब नंबरिंग को नंबरिंग यहाँ पे जैसे है ना वैसे नंबरिंग दे देना, 71, 72, 73, 74, 75 जो नंबरिंग है ना ऐसी नंबरिंग दे देना, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे आगे मैं बातें कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यहीं से पेन उठाने पड़ेगा अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 71 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि which of the following crops would enrich the soil with nitrogen, यानी कि निम्नलिखित कुछ 1, 2, 3 और डी में 4 को क्रॉप का नाम दिया गया है। पूछा है कि चारों क्रॉप में से कौन सा क्रॉप ऐसा है जो क्रॉप अगर उसको खेत में लगाते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को मिलेगा अच्छे मात्रा में, नाइट्रोजन उसको गेन करेगा वो सॉइल। तो कौन सा क्रॉप है, लेज्यूमिनस क्रॉप होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये एप्पल हो जाएगा, नहीं एप्पल कहाँ से, पीस, पैडी की पोटैटो, तो पीस हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो बी है, ठीक है। तो बी में टिकट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो कंप्लीट होता है ना। आप चाहो तो आप एक बार इसको लिख सकते हो पूरा, और मैं साइड हट गया हूँ, ठीक है। देख लिया क्या हो गया, इसको से दिक्कत का हिस्सा होगा, इसको तो एकदम पूरा साइड में हम कर ही दिया है कि नहीं। चलो ठीक है डियर, फिर से हटता हूँ, फिर से आप चाहो तो इसको अच्छे से लिख लो, लिख लिया हुआ, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 72 में कि which of the following is not a खरीफ क्रॉप। हमने निम्नलिखित ऑप्शन ए में पैडी, बी में मस्टर्ड, सी में मेज और डी में ग्राउंडनट, ये चारों में से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो गर्मियों के दिनों में लगाया जाए, है कि नहीं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। तो पैडी क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप की मेज की ग्राउंडनट, आई थिंक कि ये मस्टर्ड ही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मस्टर्ड जो है वो सरसों जो है वो ठंडे के दिन में होता है, सरसों ठंडे के दिन में होता है ना, ऑब्वियसली सरसों ठंडे के दिन में ही होता है कि नहीं, ठीक है। तो सरसों, आई मीन टू से द मस्टर्ड करेक्ट है। तो 72 क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 73 की मैं बातें करता हूँ, ठीक है। क्या जी थक गए पढ़ते पढ़ते, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, कैसे थक गया। इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड फॉर, मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्ट हाथों से बीज को बोते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ब्रॉडकास्टिंग का नाम देते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है ब्रॉडकास्टिंग, और कोई टीवी चैनल नहीं है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब, ठीक है। तो ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, प्लॉगिंग द फील्ड, खेत को जोतने के लिए ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। रोटेटिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को घुमाने, रोटेटिंग है। रिमूविंग द बीड्स, खरपतवार नहीं, सोविंग द सीड्स, करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी, सोविंग द सीड्स। यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल जो है वो बीज को बोने के लिए किया जाता है, ठीक है जी। चलो चीजें समझ गए, किसी कोई दिक्कत है नहीं होगा, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक, 3 क्वेश्चन नंबर 74 को समझते हैं कि फिश लीवर ऑयल इज रिच इन, फिश लीवर ऑयल जो है वो किस चीज में रिच है। तो मैंने आपको से बताया था ना, विटामिन ए और विटामिन डी, ये तो याद रखना होगा, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इसको याद करके कुछ मतलब विटामिन ए की, ऑप्शन बी में विटामिन बी, ऑप्शन सी में विटामिन सी और ऑप्शन डी में विटामिन डी। फिर भी यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में कि ए और बी, यानी कि विटामिन ए होगा और विटामिन बी, ये दोनों में भरपूर होता है फिश लीवर ऑयल, तो नहीं। तो क्या बीसी होंगे, ऑप्शन बी में है बीसी होगा, क्या विटामिन बी और विटामिन सी होगा, तो नहीं, ये भी गलती बोल रहा है। तो ऑप्शन सी, क्या ए और डी होगा, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी होगा, तो हाँ ये सही बोल रहा है, सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है। क्यों, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में होता है किसके पास, कोड लिवर फिश, कोड लिवर ऑयल किसका है, कोड लिवर ऑयल, तो फिश का, ठीक है। और डी में ओनली डी, यानी कि विटामिन डी सिर्फ नहीं, विटामिन डी होता है लेकिन सिर्फ विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है। समझ गया चीजों को, आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ ना। ये क्वेश्चन नंबर 74 जो है कंप्लीट होता है। 75 है कि which of the following is not grown by transplantation, निम्नलिखित कुछ पौधे का नाम दिया गया, इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो ट्रांसप्लांटिंग उसको नहीं करा।
यानी कि एक ही फील्ड में लगा दिए तो उसको कोई जरूरत नहीं है उसको कबाड़ करके दूसरा फील्ड में लगाइए, उसी में हो जाता है वो। ठीक है, तो पहला में है चिली। क्या चिली? नहीं, चिली को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, टोमेटो का भी ट्रांसप्लांटिंग होता है, पीस पैडी का होता है लेकिन पीस का नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग किसको नहीं करना पड़ेगा? तो पीस को। हमारा करेक्ट आंसर पीस। चलो, किसी को कोई दिक्कत की समस्या तो अभी बोलेगा नहीं, अच्छी बात है। तो 75 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 76 है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित कुछ क्रॉप में से कौन सा ऐसा जो क्रॉप है वो क्या है? रबी क्रॉप नहीं था, नहीं है, इज नॉट ए रबी क्रॉप। पिछला बार पूछा कि कौन क्रॉप जो है वो हमारा खरीफ क्रॉप नहीं है, इस बार पूछा कि कौन सा जो क्रॉप है वो रबी क्रॉप्स नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे है कि नहीं। क्या सोयाबीन है, या फिर पीज है, कि भीट है, कि लिंसीड है? लिंसीड रबी क्रॉप, भीट भी रबी क्रॉप, पीज भी रबी क्रॉप। आई थिंक कि ये सोयाबीन है कि नहीं, सोयाबीन ही होना चाहिए। ठीक है, सोयाबीन ही होना चाहिए। क्या दिया हुआ आंसर्स? कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 76। 76, ठीक है, वेरी गुड, सोयाबीन ही दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये सब याद रखने वाला चीज है, ठीक है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड बाय सोविंग इट्स सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल, दिस वन इज। बोला कि चार को क्रॉप का नाम देला, ठीक, इसमें से कौन सा ऐसा 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 क्रॉप है जिसको बीज को बो देते हैं तो डायरेक्टली बीज को बो करके हम लोग जो है वो खेती, उसका फसल को नहीं लगा सकते हैं खेत में, यानी कि उसको फिर से उखाड़ करके उसको फिर से दूसरा फील्ड में लगाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करने के पड़ेंगे। तो भीट भीट ग्राम, पैडी, मेस, मक्का। देखो, तो करेक्ट आंसर कौन है इसमें से? पैडी होगा। तो लड़का सोचा कि पैडी कैसे? देखो, इसमें से पूछा है कि आपने एक बार बीज को बो दिया तो उसी से जो है वो फसल नहीं हो जाएगा, उस फसल को उखाड़ करके लगाने की जरूरत है दूसरे खेत में। ठीक है ना, तो वैसा को इसको करते हैं पाइडी धान जी, जिसको मोरी कबाड़ के पहरोपा करते हैं दूसरे फील्ड में। लेकिन भीट वगैरह एक बार बीज को बो दिया तो उसी से हो जाता है, चना में भी हो जाता है, मेज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन पैडी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 77 कंप्लीट होता है। अभी 78, टोमेटोज आर कल्टीवेटेड बाय द प्रैक्टिस कॉल्ड। टोमेटो जो है वो कैसे कल्टीवेट किया जाता है? क्या ट्रांसपायरेशन ही कहाँ से आ गया? ट्रांसलोकेशन ये भी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो ट्रांसप्लांटेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के जरिए जो है वो हम लोग टोमेटोज यानी कि टमाटर का खेती करते हैं। ठीक है जी, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 79। 79 है, which of the following cannot be provided to the soil by a chemical fertilizer? देखो, मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैंने ये भी बताया कि मैन्योर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है। मैंने आपसे बताया था जी कि केमिकल फर्टिलाइजर किसे कहते हैं। मैंने ये बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान क्या है। मैंने ये भी बताया, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है ना, तो यहाँ पे पूछ दिया डिफरेंसेस बिटवीन, अगर देखिएगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, तो उसी में जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या है, छुपा हुआ है। क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित कुछ दिया हुआ, ठीक है, जो जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो ये नहीं दे सकता है सॉइल को। क्या नहीं दे सकता है? क्या नाइट्रोजन नहीं देगा, क्या ह्यूमस नहीं देगा, क्या पोटेशियम नहीं देगा, क्या फास्फोरस? पोटेशियम, फास्फो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड ये फास्फोरस, यानी कि एनपीके। एनपीके तो भरपूर मात्रा में होता है किसके पास? केमिकल फर्टिलाइजर के पास। तो क्या नहीं होगा? तो ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो ये प्रदान नहीं कर सकता है, कौन? तो ये हमारा फर्टिलाइजर। तो ह्यूमस कौन दे सकता है? तो ये हमारा दे देगा, कैसे बोलते हैं, मैन्योर देने का काम करता है। तो समझ गया ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप इसे क्या करो, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। ठीक है, लिखा है, मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रो बाय ट्रांसप्लांटेशन? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसको ट्रांसप्लांटेशन के जरिए हम लोग नहीं लगा सकते हैं? ऑप्शन ए में चिली, इसको लगा सकते हैं, टोमेटो को भी लगा सकते हैं, धान को भी। पपाया नहीं, पपाया का मतलब हुआ पपीता। ठीक है,
पपाया, पपीता को हम लोग प्लांटेशन नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो 80 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 81, द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट कैन फिक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस वन इज। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कौन सा ऐसा गैस को फिक्स करने का काम करता था? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है कि नहीं? नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं उसको। हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन को नहीं, नाइट्रोजन यस। हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? तो ये सब जो कुछ प्रश्न है वो आपको देखते ही आपको टिक आउट करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इजी और बहुत आसान है। ये सब तो जानकारी बेसिक सा चीज है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेजुमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में, वो नाइट्रोजन लेता है एटमॉस्फेयर से और उसको फिक्स करता है, जो कि सॉइल में जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सॉइल के लिए। ठीक है डियर, क्वेश्चन 81 कंप्लीट होता है ना। किसी को तकलीफ होगा? नहीं, समझ गया होगा। मुझे यकीन है कि जो भी पढ़ाते हो आप अच्छे से समझते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में ये पूछा गया आपसे कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड। यानी कि हार्वेस्टेड क्रॉप को हमने काट लिया, काट करके उसको में से ग्रेन्स यानी कि अनाज को बाहर निकालेंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसी यही पूछा है। तो क्या बीटिंग का है? पीट रहे हैं तो पीट ना, क्रशिंग माने कि इसको तोड़ो नहीं, तो थ्रेसिंग, थ्रेसिंग होता है। बीडिंग का निकोनी कहाँ से आ गया? ये हो गया, थ्रेसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्रॉप काटते हो फिर इसको थ्रेसर में डालते हो ताकि ग्रेन अनाज अलग हो जाए, है कि नहीं? तो थ्रेसिंग उसको कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 82 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 83, 83 है कि द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज वेरी रिच इन। जो भी एनिमल से हमें भोजन मिलता है, जितने तरह के मिले, वो सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में, फिर उसके पास कौन सा मिनरल्स का, कौन सा न्यूट्रिएंट्स का भरपूर मात्रा में तक भंडारा है, बोल सकते हैं। क्या फैट्स है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, कि मिनरल्स है, कि प्रोटीन्स है? तो यस, प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर। बताया था आपको कि जो एनिमल्स से भोजन मिलता है वो सबसे ज्यादा उसके पास क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होता है। ठीक है जी। किसी को दिक्कत है भाई तो अभी बोले हमसे कि सर हमको दिक्कत है, नहीं होगा तो आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार साइड हट जाता हूँ, ठीक है, आप इसे लिखिए। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, ठीक है। तो जो भी बुक्स है, एक बार बुक्स को भी रीडिंग किया करो, ठीक है। और हाँ, प्रश्न प्रश्न को उत्तर देने से कभी घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो बहुत सारी बातें करूँगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। कभी कभी दोस्तों से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पूछ लिया करो, दोस्तों के बीच में बोलिए, है कि नहीं? तो और लेकिन ज़्यादा दोस्ती यारी दुनियादारी के चक्कर में नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं आपको देखूंगा फिर से कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए ऐसे ही बस मुस्कुराते रहना, ठीक है। तो फिर आप जुड़े हुए रहना, ताकि तभी तो मैं आपको देखूंगा, ठीक है। एक लड़का पूछा कि सर आपको जाने का नहीं मन करता है? एकदम पूरा खड़ा हो जाते हैं, हर एक चीज पढ़ा भी देते हैं, अंतिम चरण में आ जाते हैं लेक्चर को, तो भी मतलब कहते रहते हैं टेलदार नहीं करता है। लेकिन फिर भी अब तो जाना ही होगा, है ना। लेक्चर में पढ़ाई दिया तो आप किसके लिए वेट करना, किसके लिए इंतजार करना, है कि नहीं? आपका करूंगा तो आप तो आ नहीं रहे हो यहाँ पे, है ना। बस जहाँ है वहीं पे सही सलामत रहिए, वहीं से देखते रहो, मुस्कुराते रहो। So love you all. See you soon. And best of luck for your examination for your days. So love you all. See you soon. Take care.